चलो शुरू करते हैं रिवीजन मॉक टेस्ट और फटाफट से तेज तेज बहुत सारे क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट किस चीज में एम्बेडेड होता है ये आपको बताना है। थैलाकोइड्स में, फोटोग्लोबिन में, मैट्रिक्स में या फिर एनवेलप ऑफ क्लोरोप्लास्ट में, बताओ। थैंक यू सुनील कुमार, जरूर पेपर क्लियर होगा यार, ठीक है, टेंशन मत लो। पल्लवी जोशी, उसका रीजन ये है कि यहाँ जो आप क्वेश्चन करते हो वो आपको मैं सॉल्व करवाती हूँ, तो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। बुक के अंदर आप अपने आप को जब क्वेश्चन करते हो अकेला फील करते हो, ठीक है, टेंशन मत लो। आप लोग सेशंस के अंदर जुड़ो, तैयार। पेपर क्वालिफाई होगा नहीं होगा ये तो यार बात की बातें हैं। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन करना है, तैयारी करना है और मेहनत करना है, उस पे फोकस करो। थैलाकॉइड दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। तो थैलाकॉइड हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसको नहीं आता वो लिख दो। थैलाकॉइड एक पाउच लाइक सैक होता है, बेसिकली इसके अंदर आपका क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट में आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये क्लोरोफिल के अंदर जो तत्व प्रेजेंट होता है वो मैग्नीशियम है, ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर पेपर के अंदर पूछता है, और इसी की मदद से हम लोग प्रकाश संश्लेषण करके पौधे अपना भोजन प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट सवाल, विच इज नॉट ट्रू फॉर ग्लाइकोलिसिस। दोस्तों ग्लाइकोलिसिस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मेरे गले के अंदर आज थोड़ी दर्द है, ठीक है, तो मेरे गले के अंदर थोड़ी सी दर्द है मेरे फ्रेंड्स, पेन है, तो थोड़ी सी आपको सुनने को मिल सकती है, थोड़ा आज की क्लास में एडजस्ट करने का, ठीक है। विच इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ये नाइन इमरान खान, ये जो सेशंस हम पढ़ रहे हैं, बेसिकली मैं आपको नाइन्थ क्लास की, टेंथ नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी, 10वीं क्लास की एनसीईआरटी, 11वीं क्लास की एनसीईआरटी और 12वीं क्लास की एनसीईआरटी, ये सारी क्लास की एनसीईआरटीज पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो आपका ये जो सेशन है ये हर एग्जाम में, ये 6 to 8 वाले पेपर में भी हेल्प करेगा, ये 9 to 10 वाले पेपर में भी हेल्प करेगा, समझ गए, क्योंकि हम हर एक क्लास की एनसीईआरटी को इसमें कवर कर रहे हैं। एग्जामिनर ने बोला है मैं एनसीईआरटी बेस्ड पेपर रखूंगा, 6 to 8 में 9th 10th की पढ़ो, लेकिन थोड़ी एक्स्ट्रा पढ़ो यार, 11वीं 12वीं की भी पढ़ के जाओ, क्योंकि इनका कुछ पता नहीं होता। तो ये चारों क्लासेस हम कवर कर रहे हैं, 6 से 8 और 9 से 10 दोनों एग्जाम्स में आपकी मदद करने वाली, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, अकर्स ओनली इन एरोबिक ऑर्गेनिजम्स। ग्लाइकोलिसिस दोनों ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। बेसिकली ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या होता है दोस्तों, ग्लूकोज का टूटना, किसके अंदर, पायरुवेट के अंदर, और आपकी ऊर्जा रिलीज होना। तो ग्लूकोज आपका ब्रेक होता है पायरुवेट में और आपकी एनर्जी रिलीज होती है, इस प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस है वो हर एक किसी में होता है। जो ऑक्सीजन की मदद में ग्लूकोज को तोड़ेगा उसको एरोबिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में तोड़ेगा उसको इनएरोबिक कहेंगे। तो चाहे वायु श्वसन करने वाले जीव हो, चाहे अवायु श्वसन करने वाले जीव हो, ग्लाइकोलिसिस दोनों दोनों के अंदर मेरे प्यारे दोस्तों होता है, ठीक है, क्लियर। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, डायगोनल पार्टनर ऑफ एलिमेंट बी, बोरोन का डायगोनल पार्टनर कौन है, लिथियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन या फिर मैग्नीशियम। चलो जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और एक और बात दोस्तों, आप लोगों का कोर्सेज प्रेजेंट है, ईएमआरएस का कोर्स भी आप लोगों का है और डी ट्रिपल एस बी टीजीटी का कोर्स भी आप लोगों का लॉन्च हो गया है। नेक्स्ट आपका पेपर डी ट्रिपल एस बी टीजीटी का होगा। जो भी लोग कोर्स लेना चाहते हैं अभी स्टार्टिंग में ही बाय कर लें, ठीक है। रीजन क्या है कि अभी से तैयारी शुरू करो ताकि पेपर आपका क्वालिफाई हो जाए। जो जो पेपर निकलते जा रहे हैं सारे पेपर आपको भर के देने हैं, ताकि आप जब 3-4 पेपरों को क्वालिफाई कर लो, आपके पास चॉइस है कि मुझे सीट कहाँ लेनी है। यहाँ पर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मोर लिखा होगा, इस मोर को जब आप डिस्क्रिप्शन को खोलोगे तो वहां लिंक मिलेंगे कोर्स लेने के। आप रितिका कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, RITIKA रितिका, ताकि आपको कोर्स सस्ता मिल जाए। तो मेरा कूपन कोड लगाने पे कोर्स सस्ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, वो है सिलिकॉन। तो डायगोनल पार्टनर बोरोन का कौन है, सिलिकॉन। लिथियम का डायगोनल पार्टनर क्या होते हैं, पीरियड 2 और पीरियड 3, जो आवृत्त 2 और आवृत्त 3 है पीरियोडिक टेबल के अंदर दोस्तों, उनके अंदर तत्वों को रखा जाता है। डायगोनली इनकी प्रॉपर्टीज मैच करते हैं, जैसे लिथियम जो है वो मैग्नीशियम के साथ इसकी प्रॉपर्टीज मैच करते हैं, बेरिलियम की एल्यूमिनियम के साथ आपकी प्रॉपर्टीज मिलती है, कार्बन की फॉस्फोरस के साथ और बोरोन के सिलिकॉन के साथ। तो ये क्वेश्चन डी ट्रिपल एस बी टीजीटी और बहुत सारे पेपरों में आया था टीजीटी के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बोरोन की सिलिकॉन के साथ। जल्दी से दोस्तों, टोलीन के अंदर कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं, कैलकुलेट करके बताओ। कमन,
कितने पाई बॉन्ड टोलीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपको बताना है। 9 सिग्मा बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है। 9 सिग्मा बॉन्ड है, 6 पाई बॉन्ड है। 6 सिग्मा बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, या 15 सिग्मा बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है। अच्छा, एक चीज और, डी ट्रिपल एस बी जेल वार्डर। तो देखो दोस्तों, डी ट्रिपल एस बी जो है जेल वार्डर का पेपर भी आपका आने वाला है, और जेल वार्डर की आप लोगों को पता है एलिजिबिलिटी क्या है, सिर्फ 12th पास। तो उनको सिर्फ 12वीं पास चाहिए। तो जेल वार्डर की पूरी साइंस आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगी, पूरी साइंस जेल वार्डर की, ठीक है। तो विज्ञान जेल वार्डर की मैं कराऊंगी। तो किसी को अगर जेल वार्डर के कोर्स लेना है वो भी ले ले। मेरी क्लासेस 6 दिसंबर से शुरू हो जाएंगी जेल वार्डर में। हर एक पेपर को दे दो यार, हर एक पेपर को, जो पेपर निकलता जा रहा है सबको दे दो, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 है। 15 सिग्मा बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड आपके प्रेजेंट होते हैं। आ जाओ हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास टोलीन का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे होता है। देखो, अगर मैं इसको पूरा खोल के लिखूं तो ये, ठीक है, इधर ये है आपके पास पाई बॉन्ड। यहाँ पे मेरे पास सी है, एक H, CH3। इधर मेरे दोस्तों एक हाइड्रोजन, इधर भी एक, इधर भी एक, इधर भी एक, इधर भी एक। जो पहला बंध बनते हैं किसी भी चीज में हेड ऑन ओवरलैप से, उसे हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो चलो पहले सिग्मा बॉन्ड काउंट कर ले, सिंगल बॉन्ड। एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। तो आपके 15 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। मैं पाई बॉन्ड की बात करूं तो जो दूसरा बॉन्ड बनता है साइडवेज ओवरलैप से, उसे पाई कहते हैं। तो एक, दो, तीन, मेरे दोस्तों 3 पाई बॉन्ड और 15 सिग्मा बॉन्ड आप लोगों के टोलीन के स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये भी एक बार ये एक प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया था। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड एन बेस इज। आपके अम्ल और क्षार के बीच में जो रिएक्शन होता है इसको क्या कहा जाता है? अभी जो बीपीएससी का पिछले साल पेपर हुआ था उसके अंदर भी ये पूछा गया था कि अम्ल और क्षार मिलकर क्या रिएक्शन दिखाते हैं। यूपी टीजीटी, डी ट्रिपल एस बी टीजीटी और एनबीएस टीजीटी के पेपरों में भी ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आपको मुझे जल्दी से बताना है कि जब अम्ल क्षार के साथ रिएक्ट करता है मेरे दोस्तों क्या बनता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब कभी भी कोई अम्ल कोई क्षार के साथ मिलता है, आपका वाटर रिलीज होता है और आपका जल बनता है और आपका लवण बाहर निकलता है। तो हमारी सॉल्ट बाहर निकलती है जब भी एसिड और बेस आपस के अंदर रिएक्ट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, जल्दी से सेशन के लिंक को कॉपी करके शेयर कर दो। मैक्सिमम जितने स्टूडेंट्स हैं आप लोग शेयर कर सकते हो। और याद रखना, मंडे को सोमवार को, मंडे को आप लोगों को जुड़ना है मेरे साथ। कितने बजे? 6 PM पर। क्या करने के लिए? जो बीएसपी बिहार शिक्षा भर्ती का हम प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे थे, ठीक है, लगभग उसके 80 क्वेश्चन हैं। हम लोग 25-30 क्वेश्चन कर चुके हैं, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम लोग मंडे को खत्म कर देंगे। तो आप लोगों को मेरे साथ जरूर जुड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे पेपर में पूछा जाता है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? चलो। चलिएगा ये, क्यों नहीं हो रही सुजीत? पेड वाले में क्लास हो रही है। आज सुबह मैंने 9 बजे पेड बैच की क्लास ली है, ठीक है, बीपीएससी टीजीटी की। सुबह ही तो लिया 9 बजे। आप पेड बैच के स्टूडेंट हो तो हो गई सुबह 9 बजे क्लास, देख लेना जाकर भाई। पूजा कुमारी, कल क्लास हो सकती है हो जाए, मेरी कोशिश रहेगी हो जाए। अगर गला जिंदाबाद रहा तो मैं ले लूंगी क्लास, नहीं तो मंडे को तो पक्का है ही। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कार्बन, एक दिन यार अपनी रिवीजन के लिए भी रख लो यार। एक दिन में रिवाइज कर लो अपना सब कुछ जो आपने अब तक पढ़ा है, रेस्ट लेकर, ठीक है। पैनिक मत हो, रिवीजन पे भी जोर दो। कार्बन एटम ग्रेफाइट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब कार्बन एटम के अंदर प्योर, ठीक है दोस्तों, ग्रेफाइट जो होता है उसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है कार्बन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब 33% s करेक्टर होगा और 66% इसमें p करेक्टर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आपसे कोई बोले कि कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसमें एस करेक्टर आपका 25% होता है और पी करेक्टर 75%। कोई बोले sp हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड बन रहा है तो एस करेक्टर 50% होता है और पी करेक्टर दोस्तों 50% होता है, तब हम उस आबंध को sp हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड कहते हैं। सभी लोग सभी के सभी लोग चैट के अंदर आंसर्स करेंगे। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जो चैट में उत्तर ना लगाए। आइडेंटिफाई करो नेम ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपके पास ये रिएक्शन दिख रहा है, इसका नाम आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट और हॉट क्वेश्चन है। बहुत सारे टीजीटी एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया।
चलो, चलिए कला दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ठीक है, सागर ने बोला मैम लुइस आर्हीनियस और लॉरी कंसेप्ट। सागर, मैंने ये पेड बैच में करा दिया है, एसिड बेसिस सॉल्ट चैप्टर में आपको ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए हैं। लॉन्स आपका आर्हीनियस कंसेप्ट क्या होता है एसिड बेस का, लुइस कंसेप्ट क्या होता है, लॉरी ब्रोंस्टेड क्या होता है, पढ़ा दिया है मैंने। ठीक है, जिसने अच्छा अगर आपने पेड नहीं लिया तब आप कह रहे हो करा दो तो बात अलग है। उधर करा दिया, मुझे लगा आप पेड स्टूडेंट होके बोल रहे हो मैम ये बता देना, तो वो तो हो ही चुका है। वुड्स रिएक्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स। वुड्स में ना एक लकड़ी निकल जाती है ऐसे, कौन सी? एनेवियर। तो एनेवियर नाम की लकड़ी निकल जाती है और CH3 के साथ बॉन्ड बना लेता है। इसे हम लोग वुड्स रिएक्शन कहते हैं। तो CH3 किसके साथ बॉन्ड बनाता है? आपका CH3 के साथ। इस रिएक्शन को वुड्स रिएक्शन कहते हैं। लकड़ी बाहर निकल जाती है, एनेवियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है। अगला सवाल कहता है कि इलेक्ट्रिक मोटर है, ये क्रिएट करती है टेंशन कितनी? 4500 न्यूटन की एक केबल पर, और वो केबल की रील जो है वो गोल गोल घूम रही है। रेट ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड मेरे दोस्तों, अगर इसका रेट 2 मीटर्स पर सेकेंड है, पावर कितनी होगी? बताओ। कम ऑन। चलिए, रवि प्रकाश कह रहे कि मैम पेड बैच के पैसे नहीं हैं, क्या करना चाहिए? रवि, जो स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है ना, देखो यार, अगर आप लोग थोड़े से भी पैसे, पहली बात तो डिस्काउंट है। अगर मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको पेड बैच जो है वो और भी सस्ता हो जाएगा। तो पेड बैच सस्ता हो जाएगा, और पेड बैच से पढ़ना यार ऑब्वियसली फ्री की क्लास से तो ज्यादा ही होता है, क्योंकि उसके अंदर कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं, पूरा चैप्टर सिखाया जाता है। इधर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, यार फर्क तो पड़ेगा ना। पेड स्टूडेंट को ऑब्वियसली टीचर ज्यादा ही मिलेगा, ये तो आप भी जानते हो। ठीक है, तो अगर आप पेड बैच नहीं ले सकते, आपको महंगा लगता है, तो आप रितिका कूपन कोड को यूज करके लो, आपको और सस्ता हो जाएगा। टेंशन मत लो यार। फिकर क्या करनी। ठीक है, अगर आप लेने के लिए इच्छुक हो तो मुझे आप बता देना, मैं आपके लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट की बात कर लूंगी। डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन आप लेना चाहते हो तो ले लेना। ठीक है, अपनी पढ़ाई के लिए कॉम्प्रोमाइज मत करना। 9 किलोवाट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो जो पावर होती है मेरे दोस्तों, वो होती है फोर्स इंटू आपका वेग। तो बल आपको दिया हुआ है 4500, ठीक है, इंटू 2 आपको वेलोसिटी दी हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ गया आपका? 9000, यानी कि 9 किलोवाट। तो 9 किलोवाट जो है आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर? चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी सक्सेसफुली क्या एक्सप्लेन करती है? बताओ। जल्दी 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 करो, सेशन के लिंक को कॉपी करके शेयर करो। यार कम से कम 200-250 स्टूडेंट्स तो लाइव करो। मेरे गले में आज पता है आपको बहुत दर्द है, मैं फिर भी आप लोगों की क्लास ले रही हूँ, और मुझे ही पता है कि मैं आज कैसे बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपका पेपर है, क्लास नहीं मिस कर सकती मैं, टेस्ट नहीं मिस कर सकती, रिवीजन नहीं मिस कर सकती। तो इतनी सारी एफर्ट्स अगर आपके लिए कोई कर रहा है, आप बदले में क्या कर रहे हो यार? शेयर भी नहीं कर रहे हो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों। 1, 2, 4 सारे सही हैं। तो डाल्टन को, जॉन डाल्टन को आपका क्या कहा जाता है? एटॉमिक थ्योरी एग्जामिनर पूछता है किसने दी थी, तो जॉन डाल्टन ने आपका परमाणु सिद्धांत दिया था। जॉन डाल्टन ने कहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहेगा। ठीक है, हमेशा हर एक चीज कांस्टेंट प्रोपोर्शन में जुड़ेगी। जैसे अगर मैं वाटर की बात करूं, आप नलके का पानी ले लो, बारिश का पानी ले लो, नाले का पानी ले लो, अगर कोई चीज वाटर है तो ऑब्वियसली 1:8 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़े होंगे। कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये तीनों के तीनों आपके जो लॉज हैं जॉन डाल्टन द्वारा दिए गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर? डिक्रीजिंग, घटते क्रम में अगर आपकी रिएक्टिविटी के ऊपर बात की जाए तो आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो, सेशन को एक बारी जोरदार तरीके से सब लोग शेयर भी कर देंगे, और सेशन को एक बारी फटाफट से सब लोग लाइक भी ठोकते चलेंगे मेरे दोस्तों। जल्दी करो, सेशन को शेयर भी करो और लाइक भी करो फटाफट से, और क्लास के अंदर लाइव आप लोगों को जुड़ना है। चलो जी।
इसका राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 है। दोस्तों आपको रिएक्टिविटी सीरीज मैंने ऑलरेडी बता दी थी। केदारनाथ भाई का माली आलू जरा पीके नीके से पकाता है, क्यों है ऐसे आलू पकाता। एल्यूमिनियम की बात करें तो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, जो ज्यादा ऊपर है वो बहुत रिएक्टिव होते हैं। फिर उसके नीचे जिंक आता है, फिर उसके नीचे आयरन आता है और कॉपर आपका बहुत नीचे आता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर आपका सबसे कम रिएक्टिव है। ये रिएक्टिविटी सीरीज सभी लोगों को याद में रखनी है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे लगभग पूछता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इन द गिवन शेल ऑर्डर आपको स्क्रीनिंग बतानी है दोस्तों, सबसे ज्यादा किसकी होगी, फिर कम किसकी होगी और सबसे कम किसकी होगी। तो कम ऑन गाइस, सभी लोग एक बारी जी जान लगा के तावा तोड़ तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। आप लोगों को स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में बताना है। क्या है गाइस स्क्रीनिंग इफेक्ट? सब बोल रहे हैं मैम बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर एक्सीलेंट ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है, ये न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। केंद्रक के पॉजिटिव चार्ज से ये बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को अंदर के कोश के इलेक्ट्रॉन बचाते हैं। एक परत बना लेते हैं, शील्ड बना लेते हैं कि न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज इस बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को ना लग पाए, और इसे हम लोग शील्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये शील्डिंग इफेक्ट सबसे अच्छी शील्डिंग आपकी एस ऑर्बिटल देती है, क्योंकि पूरी गोल है, कंसंट्रेटेड है, तो सबसे अच्छी शील्डिंग ये देती है। उसके बाद आपकी पी ऑर्बिटल शील्डिंग देती है, फिर डी और लास्ट के अंदर आपकी एफ ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल सबसे अच्छी शील्डिंग देती है, फिर पी देती है, फिर डी, और फिर मेरे दोस्तों एफ। आई होप ये बात सभी लोगों को अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, गलती से दोस्तों लगा ही रह गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन कनेक्टेड विद सेल डिवीजन। आपकी कोशिका जो डिवीजन होती है सेल की, किससे रिलेटेड है? तो याद रखना, साइटोकिन्स की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर 1, तो सेल की जो डिवीजन होती है, प्लांट एक बीज है, उसके बाद कोशिका डिवाइड होकर ये बड़ा हुआ, फिर ये फर्दर बड़ा हुआ, फिर ये बहुत बड़ा हो गया। तो आपका जो साइटोकिन होता है, ये प्लांट की ग्रोथ में, एक पौधे की वृद्धि के अंदर आपका साइटोकिन मदद करता है। ठीक है, चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन। आज बहुत स्पीड के ऊपर करने हैं हमें क्वेश्चंस, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। आज हमारी रिवीजन है। हम ये देखने वाले हैं कि जितने अब तक हमने प्रश्न पढ़े हैं, हमें कितने प्रश्न याद हैं, हम कितने दिमाग के अंदर उन कॉन्सेप्ट्स को, उन क्वेश्चंस को याद रख सकते हैं, ताकि पेपर में अच्छे से कर सकें। बिहार शिक्षा भर्ती का जो प्रीवियस ईयर पेपर मैं करा रही थी, अभी पूरा नहीं हुआ है, उसके 25-30 क्वेश्चन हुए हैं, सिर्फ टोटल 80 क्वेश्चन हैं। तो आपके अभी भी प्रश्न बचे हैं, ये भी मैं करवाऊंगी, तो क्लास के अंदर जुड़ना। पेपर से पहले पूरा प्रीवियस ईयर पेपर विद डिटेल एक्सप्लेनेशन करे बिना कोई एग्जाम में नहीं जाएगा। प्राइमरी ओर ऑफ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी मेटल का प्राइमरी ओर क्या है? और जिसने क्लास को लाइक कर दिया है फटाफट से, ठीक है, लाइक ठोक दो। जिसने नहीं लाइक किया, रॉयल किंग कह रहे कि मैम दवा ले लो आप। रॉयल किंग जी, जो गला ये मेरा खराब होता है, ये दवाई से ठीक नहीं होता है, ये खुद ठीक हो जाएगा। ठीक है, डोंट वरी, आपका पेपर हो जाए ठीक ही ठीक है। सिनेबार इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्राइमरी और मर्क्यूरी का आपका क्या है? सिनेबार। ठीक है, आ जाओ हम लोग देख लेते हैं। ये सिनेबार है, देखो कितना सुंदर है। ये पारा का प्राइमरी ओर है। अगर मैं मर्क्यूरी की बात करूं, तो ऐसा द्रव और ऐसा मेटल जो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है, वो आपका मर्क्यूरी होता है, पारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मर्क्यूरी की पॉइजनिंग की वजह से जो डिजीज हुई थी, वो थी आपकी मीना-माटा। ये बात भी आपको याद रखनी है कि मर्क्यूरी पॉइजनिंग की वजह से जो बीमारी हुई थी, वो मीना-माटा डिजीज थी। इस बारी के पेपर में एग्जामिनर ने पूछा था कि कैडमियम की पॉइजनिंग की वजह से कौन सी बीमारी होती है। वो दोस्तों कौन सी बीमारी है जो कैडमियम की कमी की वजह से होती है? चैट में लिख के बताओ। चलो जी, कम ऑन गाइस, कैडमियम की कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है? आप सभी लोग चैट के अंदर लिखोगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इटाई इटाई, वेरी गुड। स्वाति कुमारी ने सबसे पहले आंसर दिया, नम्रता ने भी आंसर दिया। ठीक है, साक्षी, सोनिया, सिन्हा, पल्लवी, शाबाश दोस्तों, इटाई इटाई डिजीज है, याद रखना। अब कुछ अयस्क इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान में रखने। मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो बॉक्साइट, ठीक है, एल्यूमिनियम का जो ओर है वो बॉक्साइट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ओर। आयरन का दोस्तों मैं आपका हेमेटाइट इंपॉर्टेंट ओर है, मैग्नेटाइट भी है। कॉपर की बात करूं तो कॉपर पायरेट, कॉपर ग्लास, क्यूप्रिट,
जिंक में जिंक ब्लेंड इंपॉर्टेंट है, ठीक है आपका सबसे ज्यादा। ठीक है, लेड की बात करूं तो लेड के अंदर गैलीना सबसे इंपॉर्टेंट है। टिन का मेरे दोस्तों टिन स्टोन इसको कहते हैं, कैसीटेरिएट। सिल्वर का सिल्वर ग्लास हो गया, ठीक है, अर्जेनाइट, ये आपसे पेपर में आ सकता है, हॉर्न सिल्वर भी आ सकता है। उसके बाद गोल्ड के, ठीक है, नेटिव गोल्ड, ठीक है, ये कॉपर के मेरे दोस्तों, मर्क्यूरी का सिनेबार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने आपसे पेपर में पूछा था। फटाफट से इस ओर की लिस्ट को, मैं साइड हो गई हूँ, स्क्रीनशॉट लेंगे सभी लोग। ठीक है, चलो सभी लोग एक बारी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप लोग इसको ध्यान रख सको और इसे याद रखना, पेपर में आ जाएगा। अगला सवाल, जब एक कटायन को फॉर्म किया जाता है, ठीक है, एक न्यूट्रल एटम से, जो एटॉमिक साइज होता है दोस्तों कैसा होता है? आपने एक न्यूट्रल एटम से कटायन बनाया धनायन, तो एटॉमिक साइज उसका क्या होगा, ये आपको बताना है, बताओ। जब एक कटायन फॉर्म होता है न्यूट्रल एटम से, तो एटॉमिक साइज का क्या होता है? फ्रेंड्स, आपका एटॉमिक साइज घटता है, डिक्रीज होता है, कम हो जाता है। तो दोस्तों याद रखना, ये आपका परमाणु है, एटम। जैसे ही एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो ऑब्वियसली घर छोटा हो जाएगा। ये एटम का साइज है। इसमें से जब इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाएगा, तो घर छोटा हो जाएगा। कहने का मतलब धनाइन का साइज हमेशा छोटा होता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, तो घर बड़ा हो जाता है, क्योंकि ज्यादा फैमिली मेंबर्स बढ़ गए, अब रहने के लिए जगह ज्यादा चाहिए। तो आपका जो अनायन होता है, ऋणायन होता है, उसका साइज बड़ा होता है, और धनायन का साइज छोटा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एक एटम में, और इलेक्ट्रॉन्स आप लोग ऐड करोगे तो ये आपस में रिपल्शन देते हैं, इसीलिए साइज बड़ा हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से चला जाता है, धनायन का साइज छोटा क्यों हो जाता है? क्योंकि ये जो न्यूक्लियस होता है ना आपका केंद्रक, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। पहले इसको 4 बच्चों का ख्याल रखना था, अब एक बच्चा चला गया, तो ये 3 बच्चे रह गए। 3 बच्चों पे बढ़िया तरीके से नजर रख सकता है, स्ट्रिक्ट रह सकते हैं पापा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बात सभी लोगों को ध्यान के अंदर रखनी है मेरे दोस्तों, याद रखना। ठीक है, चलिए जी। अब कोई रॉकस्टार मुझसे पूछ रहा है कि मैम बता दो, ये सेशंस इंपॉर्टेंट रहेंगे? देखो रॉकस्टार यार, ऑब्वियसली सेशंस के अंदर मैंने सब कुछ अच्छे से पढ़ा है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा ही। ठीक है, सारे के सारे सेशंस आप देख लोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प तो होगी ही होगी। लेकिन मैं फिर से आप लोगों को एक बात बताऊं, चलो छोड़ो, बाद में बात करते हैं इस बारे में, आप सेशंस को देख लेना। पर यार आप लोग लास्ट मोमेंट पे इतने पैनिक होते हो, इससे अच्छा तो यार कोर्स लेके पढ़ लिया करो। सच में मैं आपको एक बात बता, जिसमें कम से कम कंसेप्ट तो पूरे तैयार होंगे, एक एक चीज तो पूरी तैयार होगी। लास्ट में आप टीचर से पूछते हो, मैम क्या ये सीरीज आपके 5-10 सेशन देके 100% हो सकता है? आपको हेल्प तो बहुत ज्यादा करेगा ही, पर अब मैं गारंटी कैसे लूं? बताओ, आपने कितनी मेहनत की, उस चीज की गारंटी कैसे लूं? मैंने अपनी पूरी मेहनत की है। यही फर्क रहता है मेरे दोस्तों, लास्ट में जो पैनिक होता है ना, इसीलिए पैनिक होते हो। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? 100% सेशंस आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। जो मैंने जितने भी अब तक सेशंस लिए हैं, सारे बहुत रिसर्च करके आपको यूपी टीजीटी, एनवीएस टीजीटी, डी ट्रिपल एस बी टीजीटी और बिहार बीपीएससी टीजीटी, सारे के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए इसमें। तो सेशन अच्छे खासे मदद करेंगे आपको पेपर के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? ज्यामितीय समाव्यवता, ठीक है मेरे दोस्तों, स्टाइलिन, सिनेमिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑल ऑफ द अबव, कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है? हाँ चल, मैं ऑब्वियसली बैच के अंदर साइंस पढ़ाऊंगी, बिल्कुल। ठीक है। अंकिता, जो जीएस का पेपर होता है ना, जनरल स्टडीज, सामान्य ज्ञान, उसमें एसएसटी के क्वेश्चंस भी आएंगे, आपके करंट क्वेश्चंस आएंगे, साइंस के क्वेश्चंस भी आएंगे, ईवीएस के क्वेश्चंस भी आएंगे, थोड़े बहुत मैथ्स के क्वेश्चंस भी आएंगे। तो जो आपका जीएस का पेपर होता है, उसमें जनरल स्टडीज है, उसमें सबके क्वेश्चन आते हैं, और वो ज्यादा हाई लेवल के नहीं होते। टीजीटी का जो पेपर होता है, उसके बाद जो आप 40 नंबर के बाद 80 नंबर का करोगे, उसमें हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे। सिनेमिक एसिड दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमारा क्या होता है, ये अब हम लोग देखते हैं। आपकी ये अरेंजमेंट होगी स्पेस में। अगर दो ग्रुप्स, जैसे अब CH3 ग्रुप को लूं, डबल बॉन्ड के अक्रॉस सेम साइड पे होंगे, तो हम इसे सिस आइसोमर कहेंगे। अगर ये ऑपोजिट साइड पे होंगे, तो हम इसे मेरे दोस्तों कौन सा आइसोमर कहेंगे? ट्रांस। तो अगर कोई ऑपोजिट साइड पे आप उसे ट्रांस आइसोमर कहोगे, और अगर कोई सेम साइड पे, तो आप उसे कौन सा आइसोमर कहोगे? सिस आइसोमर।
तो सिस सिनेमिक एसिड, इसको सिस क्यों कहा, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन एक तरफ है, और इसको ट्रांस क्यों कहा कि दोनों हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड है। ठीक है, तो आपको जो सिनेमिक एसिड होता है ये जमीते आइसोमेरिज्म दिखाता है, और इसे ही जमीते आइसोमेरिज्म कहते हैं, जिसमें सिस होता है और एक ट्रांस होता है। सिस का मतलब सेम है, ठीक है, ये दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे हैं तो मैंने सिस कहा। ट्रांस का मतलब ये दोनों हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड पे हैं तो मैंने इसको ट्रांस कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन, बताओ। कम ऑन गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखो यार, सेशंस आपकी मदद कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हाई लेवल पे आपकी हेल्प करेंगे ये सेशंस। आपके क्वेश्चन इसमें से फंसेंगे, कॉन्सेप्ट्स इसमें से फंसेंगे ऑब्वियसली। पर आप खुद सोच के देखो 2 मिनट के लिए। आप स्टूडेंट्स लास्ट हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता है, पहले पढ़ लेते हैं, जब मैं पहले बोलती रहती हूँ बैच ले लो बैच ले लो, ठीक है, बैच में से पढ़ोगे तो ऑब्वियसली सारी चीजें कंप्लीट होंगी, अच्छे से डीप के अंदर जाएंगे हम लोग, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तब लेते नहीं। तब सोचते हैं कि बस मैम फ्री में पढ़ लें, 1 रुपया खर्च ना हो, हम घूमने जाएं उस पे पैसा खर्चेंगे, अपनी गर्लफ्रेंड पे खर्च लेंगे, अपने बॉयफ्रेंड पे खर्च लेंगे, नूडल्स पे खर्चेंगे, बर्गर पे खर्चेंगे, पिज्जा पे खर्चेंगे, कपड़ों पे खर्चेंगे, पढ़ने पे नहीं खर्चेंगे। लास्ट में फिर डरते हुए, मैम जो आपने सेशन दिए यूट्यूब पे बहुत है, मैं इसको पढ़ के पास हो जाऊंगा, ऐसे सवाल मत करा करो, मैं इनका आंसर नहीं दूंगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए है, 5 एम्पियर। आ जाओ देखें, एक ट्रांसफॉर्मर है दोस्तों, जिसके अंदर 300 टर्म्स है, ठीक है, प्राइमरी कॉइल की, और 75 टर्म्स है आपकी सेकेंडरी कॉइल की। एग्जामिनर ने पूछा जब करंट आपका सेकेंडरी कॉइल में से पास होगा 20 एम्पियर, तो प्राइमरी कॉइल में करंट क्या होगा? फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एन एस, नंबर ऑफ टर्म्स सेकेंडरी कॉइल में, द्वितीय कॉइल में, अपॉन एन पी, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है आपकी प्राथमिक कॉइल में, प्राइमरी कॉइल में, वीएस अपॉन वीपी। ठीक है, आपकी यहाँ पे आएगी आईपी, करंट प्राइमरी कॉइल में कितना अपॉन करंट सेकेंडरी कॉइल में कितना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स मुझे सेकेंडरी कॉइल में 75 दी थी, प्राइमरी कॉइल में दोस्तों 300 दी थी। करंट मुझे प्राइमरी कॉइल में एग्जामिनर ने पूछा, और आप आईएस, ठीक है, आपका आप यहाँ पे कितना लिख दोगे सेकेंडरी कॉइल में 20। तो 75 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 300 आपका आईपी आएगा। तो करंट आपका प्राइमरी कॉइल में 5 एम्पियर दोस्तों, इसको सॉल्व करके आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनबीएस टीजीटी, डी ट्रिपल एस बी टीजीटी और यूपी टीजीटी, तीनों के तीनों टीजीटी एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, तो बीपीएससी के अंदर भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइन लाइन। ये क्वेश्चन तो पिछला, अभी जो बीपीएससी का पेपर हुआ है उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कल भी मैंने प्रैक्टिस कराया था, देखते हैं आपको कितना याद है। फाइन लाइन स्ट्रक्चर एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइन की अराइज होती है कैसे? आप जो फाइन लाइन स्ट्रक्चर देखते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर लाइन की कैसे अराइज होती है? इलेक्ट्रॉन स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होती है, न्यूक्लियर स्पिन होती है, इंटरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन और केंद्रक के बीच में, न्यूक्लियस के बीच में, मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। गाइस कम ऑन, फटाफट से मुझे बता दो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, और सभी लोग राइट देंगे। चलो, चलिए गाइस बता दो। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉन स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इलेक्ट्रॉन स्पिन ऑर्बिट कपलिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो फाइन लाइन हम लोग देख रहे हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइन जो अराइज होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन के साथ कपल होता है, इस वजह से होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन दोस्तों आपके ऊपर के एनर्जी लेवल में चला जाता है रेडिएशन को लेकर, जब भी वापस नीचे आता है तो आपकी रेडिएशन जो है वो बाहर निकलती है। ठीक है, तो आपके इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट है इसके साथ क्या होती है? कपलिंग। तो इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिट की आपस में कपलिंग होती है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो आप स्पेक्ट्रल लाइन देखते हो ये इसी की वजह से आपको दिखते हैं। बीपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन, फिर से एक और क्वेश्चन जो कि अभी अगस्त 2023 में एग्जामिनर ने टीजीटी साइंस में पूछा था। अगला क्वेश्चन एग्जामिनर कहता है, एक एटम है जिसका प्रोटॉन नंबर 84 है, न्यूक्लियॉन इसमें 216 है, ये डिके हो रहा है, एक नया एलिमेंट बना रहा है। आप लोगों को बताना है मेरे दोस्तों, जो नया स्ट्रक्चर होगा उसमें प्रोटॉन कितने होंगे और न्यूक्लियॉन कितने होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जल्दी से मुझे बताओ, आज की क्लास एक टेस्ट है, आप लोग खुद देख लो कि जितना आपने अब तक पढ़ा है कितना आपको याद है। और ये क्वेश्चन तो पिछले प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया था, जो हाल ही में अभी बिहार शिक्षा भर्ती का हुआ है। रॉकस्टार कह रहे हैं पिछली बारी बीपीएससी में तो मैम का पढ़ाया हुआ सब क्वेश्चन आया था। बिल्कुल रॉकस्टार जी, ये बात सच है आपकी, ये मुझे भी पता है। मैंने पिछली बारी बीपीएससी एग्जाम में जो जो पढ़ाया था ना, सारे क्वेश्चन सटीक वही पेपर में आए थे।
आपकी एक दोस्त रॉकस्टार नहीं बोला, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी बोला था, क्योंकि दोस्तों मैं पढ़ाते हैं ना बहुत जान लगाते हैं। तभी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, इन केस अगर आपको अच्छे लेवल की बढ़िया तैयारी करनी है, बिल्कुल मत सोचना मेरा कोर्स लेने से पहले, सच में। क्योंकि दोस्तों बहुत एफर्ट्स करके आप खुद सोच के देखो, जो टीचर फ्री में यूट्यूब पे इतनी मेहनत कर सकता है आपके लिए, दिन रात एक जाग सकता है, ये फ्री का कंटेंट दे रही हूँ मैं आपको, ठीक है, इसमें तो पैसे भी नहीं दे रहे हो आप, ठीक है, तो इतना मेहनत कर सकता है, तो कंटेंट जो पेड का होगा वो कैसा होगा, 2 मिनट के लिए सोच के देखो। तो 2 बार भी मत सोचना, 3 बार भी मत सोचना, एक बारी गलती हो गई कोई बात नहीं, नेक्स्ट जितने भी पेपर होंगे साथ जुड़ना यार। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें आप ही का बेनिफिट है यार। मैं खुद अब फ्री में कितना पढ़ा दूं बताओ, आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैम फ्री में सारे ही पढ़ा दूं, नहीं पढ़ा सकती यार, कैसे पढ़ा दूं। पेड बैच वाले स्टूडेंट्स नहीं बोलेंगे कि मैम ये फ्री वालों को आप सब पढ़ा रहे हो, हमें तो नुकसान हो रहा है। मुझे देखना पड़ेगा ना, वो एक लाइन को तो मेंटेन रखना पड़ेगा। तो इसीलिए अपना पढ़ने के लिए कभी खर्चा मत सोचना कि यार मेरा इतना खर्चा लग जाएगा कोर्स में। आपको डिस्काउंट दिलवा तो रही हूँ, इससे ज्यादा डिस्काउंट तो मैं भी नहीं दिलवा सकती ना दोस्तों। ठीक है, आप बोलो अपने अपने जेब से कोर्स दिलवा दूं। हम्म, अब आप हो भी इतने सारे स्टूडेंट्स कि मैं अपनी जेब से भी कोर्स नहीं दिलवा सकती। सुप्रिया गुप्ता, आप क्वेश्चन का आंसर दे दो। ठीक है, मैं अपने स्टूडेंट से बात तो करूंगी ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। प्रोटॉन जो है उनका नंबर कितना है, 82, और न्यूक्लियन का नंबर 212 होगा। आज जो हम लोग देखते हैं, तो हमारे पास दोस्तों क्या होता है, ठीक है, सिंपल सी कहानी है। हमारे पास क्या होता है आपका 84, ठीक है, और 84, सुनो सिंपल सी बात, आप लोगों को एग्जामिनर ने क्या बोला था कि 84 प्रोटॉन है, कहने का मतलब परमाणु संख्या 84 है। 216 आपका क्या है, मास नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियन, द्रव्यमान संख्या 216, और आपका 84 क्या है, परमाणु संख्या, ठीक है, कम डन। इसमें से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हीलियम, ठीक है, ऑब्वियसली इसमें आप हीलियम अल्फा पार्टिकल गए, हीलियम 42। जो भी न्यूक्लियस होता है दोस्तों, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की रेडिएशन निकालता है, अल्फा पार्टिकल निकालता है, बीटा पार्टिकल निकालता है, और गामा पार्टिकल्स निकालता है। क्यों? क्योंकि इनको निकालने पर ये स्टेबल होना चाहते हैं, ये स्थिर होना चाहते हैं, तो ये रेडिएशन निकलती है, किसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए। जैसे अल्फा पार्टिकल निकलेगा, तो अल्फा पार्टिकल के निकलने पर ऑब्वियसली 216 में से 4 आपके निकल जाएंगे, मास नंबर, न्यूक्लियॉन्स 4 माइनस होंगे, तो कर दो, 216 माइनस 4, 212 हो गया। और यहां से आपके 2 प्रोटॉन्स बाहर निकलेंगे, तो 2 प्रोटॉन्स निकलने का मतलब 84 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 82। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर पिछले के अंदर पूछा गया था। ठीक है, चलो, चलिए गाइस जल्दी से बताओ। डन मेरे दोस्तों, फटाफट से बता दो इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बिल्ट अप ऑफ, जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किस चीज का बना होता है, प्रोटीन का, लिपिड का, कार्बोहाइड्रेट्स का, मोर देन वन ऑफ दी अबव, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज का बना होता है, ये आप लोगों को मुझे बताना है। फटाफट से बताओ यार, तो आसान क्वेश्चन है, बता सकते हो। एक्सीलेंट, नम्रता, वेरी गुड। मेरे दोस्तों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मोर देन वन ऑफ दी अबव का बना है, यानी कि प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स तीनों का मिलके प्लाज्मा झिल्ली आपकी बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो अपने में से कुछ मटेरियल्स को अंदर एंड बाहर होने देती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स का, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स तीनों का मेरे प्यारे दोस्तों मिलके बनता है। ईयर 1972 में सिंगर निकल्सन ने प्रपोज किया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, याद में रखना। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी के पेपर में आया था, कल हमने डिस्कस किया था, आज रिवीजन में देख लेते हैं। और कल बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर दिया, तो यार आज रॉन्ग नहीं देना है। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, मेरे गले में दर्द है, फिर भी मैं आपकी क्लास ले रही हूँ। एटलीस्ट अब तो क्लास को लाइक ठोकना और शेयर करना बनता है, बनता है कि नहीं, बता दो, बनता है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो बनता है। अटोमिक रेडियस, ठीक है, का ऑर्डर आपका क्या होता है, कोई बी कह रहा है, कोई सी कह रहा है, अभी भी दोस्तों 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है, कल भी हमने पढ़ा था, पिछले पेपर में पूछा गया था, 10⁻13 सेंटीमीटर। एक्चुअली में अटोमिक रेडियस आपको लगेगा 10⁻15 होता है, जरूर होता है, 10⁻15 मीटर में होता है, सेंटीमीटर में नहीं।
सेंटीमीटर में निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 10⁻² यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब भी आपके बेस सेम होते हैं, पावर ऐड होती है, तो -15 + 2 दोस्तों 10⁻−13 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर? तो 10⁻13 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आता, फाइंड करो वैल्यू ऑफ करंट आई। आपका गिवन सर्किट है, इसमें से वैल्यू को बताओ। मैं इतना कह सकती हूँ कि पेपर के अंदर सेम क्वेश्चन आएंगे, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता, बट हाँ, जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है ना, उन कॉन्सेप्ट्स पे सेम क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो करंट की आई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है सर्किट के अंदर, कितनी होगी, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 1 एम्पियर, मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। बताओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 1 एम्पियर। दोस्तों क्रिचॉफ लॉ से क्वेश्चन सॉल्व होना था। क्रिचॉफ कहता है कि जहां पर भी कोई नोड बनती है, नोड ऐसी जगह है जहां से करंट कुछ अंदर आ रहे होते हैं और जहां से करंट बाहर जा रहे होते हैं। तो क्रिचॉफ कहता है कि जितना अमाउंट ऑफ करंट एक नोड के अंदर आएगा, उतना ही अमाउंट ऑफ करंट नोड से बाहर जाएगा। तो नोड के ऊपर ओवरऑल आपका करंट 0 है। आप करंट एंटरिंग इन द नोड इज इक्वल्स टू करंट लीविंग इन द नोड, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे कहानी देखो, ये नोड है, नोड में कितना करंट एंटर हो रहा है, 6 + 2 8 एम्पियर्स, बाहर कितना निकल रहा है, 3 + 5 8 एम्पियर्स। अब ये करंट अगर मैं बोलूं कि आपका बाहर को निकल रहा है और ये आपका अंदर को जा रहा है, तो ये दोनों भी तो बैलेंस ही होगा ना, बराबर ही होगा अकॉर्डिंग टू क्रिचॉफ लॉ। तो आपका आई की वैल्यू भी 1 एम्पियर ही मेरे प्यारे दोस्तों होगी। ये क्वेश्चन पिछले आपके टीजीटी के पेपर में पूछा गया था। अगला सवाल भी आपके पिछले पेपर का सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ फोटोन्स जो पास होते हैं यूनिट एरिया में से, कितने, क्या कहते हैं उसे, बताओ। कितने नंबर ऑफ फोटोन पास होते हैं यूनिट एरिया और यूनिट टाइम में से, उसको आप क्या कहते हो, एम्पलीट्यूड प्रकाश का आयाम कहते हो, प्रकाश की आवृत्ति कहते हो, प्रकाश की तीव्रता कहते हो, मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। कम ऑन, कम ऑन गाइस, यार स्टूडेंट्स कहाँ चले गए यार, मेरे बिहार के वासी, मेरे बिहार के वासी सो गए क्या? ठीक है, जैसे जैसे पेपर सिर के ऊपर आ रहा है, पता नहीं डर के आगे जीत कर चुके हैं, डर चुके हैं, या ऐसा मान चुके हैं कि मैं क्विट कर रहा हूँ, मेरा पेपर पास नहीं होगा, मैं वो पढ़ूंगा ही नहीं, मैं जितना थोड़ा बहुत पढ़ा है बस उसको रिवाइज करूंगा। ऐसा मत करो यार, लास्ट मोमेंट की क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो टीचर आपको लास्ट की टिप्स और लास्ट के क्वेश्चन देता है ना, वो बहुत हेल्प करते हैं। तो जो लोग भी रिकॉर्डेड देख रहे हैं, सो गए तुम कहाँ, ठीक है, वो जागो मेरे मोहन प्यारे जागो। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता कहते हैं। दोस्तों कितनी लाइट एंटर कर रही है एक पार्ट, एक मटेरियल में से, वो आपको लाइट की इंटेंसिटी बताती है। अब जैसे यहाँ पे देखो, थोड़ी सी लाइट एंटर कर रही है, ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो पास होती है यूनिट एरिया में से, उसे हम तीव्रता कहते हैं। इधर थोड़ी सी कर रही है, मैं इसको लो इंटेंसिटी बोलूंगी, इधर बहुत सारी कर रही है, मैं इसको हाई इंटेंसिटी बोलूंगी। बताओ, इतने नल्ले नल्ले क्वेश्चन भी एग्जामिनर ने आपके पेपर में पूछे थे, जीरो नल्ले क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया था, मैंने ये क्वेश्चन कल प्रैक्टिस नहीं कराया था, तो आपके लिए ये बीपीएससी टीजीटी का नया क्वेश्चन है जो लास्ट पेपर में पूछा गया। क्वेश्चन कहता है मेजॉरिटी ऑफ, ठीक है, फाइटोफेगस नेमाटोड्स आर, बताओ। जो आपकी मेजॉरिटी है फाइटोफेगस नेमाटोड्स की, वो रूट पैरासाइट्स हैं, जड़ परजीवी हैं, तना परजीवी हैं, उतक परजीवी हैं, नन ऑफ दी अबव, बताओ। भैया पिछली बार का क्वेश्चन है, सच में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, रूट पैरासाइट। तो दोस्तों ये आपकी जड़ परजीवी है, रूट पैरासाइट है। तो मेजॉरिटी ऑफ फाइटोफोगस नेमाटोड्स आपके क्या है, जड़ परजीवी, रूट पैरासाइट है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बेसिकली नेमाटोड्स क्या होते हैं, फ्री लिविंग एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल या फिर पैरासिटिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं। तो मैक्सिमम नेमाटोड्स हैं आपकी जड़ों के अंदर, जो परजीवी रहते हैं, ठीक है, ये आपके मैक्सिमम नेमाटोड्स होते हैं। फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर अभी जो 2023 में टीजीटी का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कैटलिस्ट ऑल्टर करता है केमिकल रिएक्शन को, बीएसपी प्रीवियस ईयर,
बीपीएससी PYQ। गाइस क्वेश्चन कहता है कैटलिस्ट ऑल्टर करता है निम्नलिखित में से कौन से केमिकल रिएक्शन को, बताओ। एंट्रोपी को, सक्रियण ऊर्जा को, एक्टिवेशन एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, दैट इज गाइस ऑप्शन नंबर 2। तो कैटलिस्ट जो ऑल्टर करता है केमिकल रिएक्शन को वो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है। बेसिकली दोस्तों कोई भी आपका जो रिएक्टेंट होगा ना, ठीक है, अभिकारक, वो आपके उत्पाद के अंदर चेंज होगा। तो अभिकारक को उत्पाद के अंदर चेंज होने के लिए क्या चाहिए होता है, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। इस एक्टिवेशन एनर्जी को जब क्रॉस कर देता है तभी आपका लास्ट में प्रोडक्ट बनता है। तो जब भी हम किसी कैटलिस्ट को यूज करते हैं, कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। तो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी जैसी कम होती है तो इजीली जो आपका मेरे दोस्तों क्या है, अभिकारक है, वो फटाफट से आपके किसमें, प्रोडक्ट के अंदर चेंज होना शुरू हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बात याद रखना। तो कहानी किस चीज की है, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पर्सन यूटिलाइज करता है 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अपनी मसल की कंट्रैक्शन करते हुए एक्सरसाइज में, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी इस प्रोसेस में। तो इतनी एटीपी उसने मॉलिक्यूल्स यूज कर लिए तो कुछ ऊर्जा भी तो रिलीज होगी ना उसकी बॉडी में। कितनी ऊर्जा रिलीज होगी, फिर से मेरे दोस्तों बिहार शिक्षा भर्ती प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हाल ही के पेपर में पूछा गया था, अपना अभी का टीजीटी साइंस का पेपर खोल के देख लेना, अगर ये क्वेश्चन ना मिला मेरा नाम बदल देना। बता दो। हम्म, चलिए, चलिए गाइस जल्दी से मुझे बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लेकिन आप लोगों ने आज मुझे बहुत निराश करा है। सच में मेरा इतना गला दर्द है ना, उसके बावजूद भी मैं आप लोगों की क्लास ले रही हूँ और आप लोग आज लाइव नहीं आए टेस्ट देने, यार बहुत गलत बात है। दिल से बता रही हूँ दोस्तों, ये बहुत ज्यादा गलत बात है। ये गलत चीज है। आप लोग टीचर को मोटिवेट करने के लिए, मेरे लिए आप कुछ नहीं करते, मुझसे आपको सब कुछ चाहिए फ्री में, ठीक है। आपको 1 रुपया भी ना खर्चना पड़े, कोई बात नहीं। मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दो, मैम ये टॉपिक करा दो, मैम ये चीज करा दो, यार पूरा 1-1 घंटा, 1 घंटे से ऊपर तक आप लोगों की क्लास लेती हूँ। कभी भी इस चीज की परवाह नहीं करती हूँ कि मेरी हेल्थ कैसी है, मेरा गला दुख रहा है नहीं दुख रहा है, तबीयत खराब है। जो मेरे साथ सुबह 10:30 बजे के टेस्ट में जुड़े हैं ना, जीएस वाले टेस्ट में, उनसे पूछो मेरा सुबह कितना गला खराब था, अभी भी है, चलो ठीक है। तो मैं कभी नहीं सोचती हूँ, लेकिन आप बहुत सेल्फिश हो यार। आप कभी भी मेरा नहीं सोचते, अपना सोचते हो कि मैम हमें सब कुछ प्रोवाइड कर दे, हम बदले में लाइव भी ना जाएं, सेशन को शेयर भी ना करें और लाइक ठोकते हुए भी 4 बार ही सोचें। यार गलत चीज नहीं है यार ये, बता दो क्या ये सही चीज है। क्या बात है, पल्लवी जोशी कह रही कि मैम आज एक चीज अच्छी है कि हम पैनिक नहीं हो रहे हैं, ठीक है, हमें अपने टीचर्स पे यकीन है कि अच्छा हो जाएगा। इरमान कह रहे हैं मैम आप, मैं आपको जितना थैंक यू करूँ उतना कम है, आप बेस्ट टीचर हो हमारे लिए। यार आप, मैं बेस्ट, आप बेस्ट टीचर हो ठीक है यार, लेकिन आप आ कितना रहे हो, आप शेयर कितना कर रहे हो। मैं आप लोगों के लिए दिल से बताऊं दोस्तों, कभी किसी के लिए करके ना आप लोगों को समझ नहीं आती तो आपको बताना पड़ता है। मैं सोचती हूँ कि यार ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो शॉर्ट के माध्यम से आपको सिखा दूं ताकि पेपर में आ जाए, मैं शॉर्ट बनाती हूँ इसके लिए। आप लोग ये रात रात में जाके पीपीटी में, आप कुछ स्टूडेंट बोलेंगे मैम मत जागो रात को। एक एक ये बात मैंने बताई, ठीक है, एक स्टूडेंट का वीडियो के नीचे कमेंट आया, मतलब मुझे हंसी आ रही थी कि यार इनके लिए कुछ ना करो जीवन में, मैम मत जागो रात को, बताने की क्या बात है। तो अगर ऐसा है ना तो आके ये सब मत लिखा करो, मैं पास होऊंगा कि नहीं, मैम ये क्वेश्चन पेपर में आएंगे कि नहीं, मैम अगर मैं आपकी वीडियो देख लूं तो होगा कि नहीं। आप इतने निर्दयी हो जाते हैं ना कभी कभी। चलो गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आप जैसे हो वैसे ही रहोगे मुझे पता है, ठीक है, आपको कुछ नहीं है, आप बस अपने मतलब से मतलब रखते हो कि यार टीचर पढ़ाए और जाए, पेपर पास हो, बात खत्म। एक बात करो तो नीचे से कुछ तो ऐसे हैं जो इम्पेशेंट, मैम पढ़ा दो बस, मैम फ्री में आप दे दो, पर उसके भी रिप्लाई मत करो, भटाभट क्वेश्चन कराते रहो। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 305 किलो जूल। जिस दिन मैंने आप लोगों के लिए मेहनत करनी छोड़ देना उस दिन आपको समझ में आ जाएगी, ये सच्ची उतारे। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट दोस्तों एटीपी होता है, और एटीपी एनर्जी जो है हमारी एटीपी की फॉर्म में रिलीज होती है।
जब कभी भी हम कोई काम करते हैं तो हमें एनर्जी चाहिए उस काम करने का, तो एटीपी रिलीज होती है। ठीक है, एडीपी में फॉस्फेट और आपकी ऊर्जा बनती है। तो एक याद रखना, आपका एक जो एटीपी है 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी देता है। इस बार एग्जामिनर ने 100 दिया था, हो सकता है अगली बारी 50 दे दे। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है 30.5। एक एटीपी जब टूटता है तो 30.5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा निकलती है। अब आपके 100 मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं, 50 यूज हो रहे हैं, 100 यूज हो रहे हैं, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन कर लोगे ना, कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो हम 30.5 से 100 को मल्टीप्लाई करें, क्योंकि एक मॉलिक्यूल 30.5 एनर्जी दे रही, तो 100 कितने देंगे? 3050 किलो जूल। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? डन, समझ गए? तो मेरे दोस्तों करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का कितना है? 3050 किलो जूल। तो ये आपका एटीपी है। इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान में रखो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आपकी एटीपी की फुल फॉर्म होती है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है मुझे। क्वेश्चन पसंद है, ये बहुत सारे टीजीटी के पेपर में क्वेश्चन आया था, और मैं हर बार ये क्वेश्चन कराना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि आप लोगों के पेपर में भी एग्जामिनर ये क्वेश्चन दे सकता है। तो क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है, और बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अ प्रोटोन एंड अल्फा पार्टिकल क्या है? अगर मैं स्पेसिफिक चार्ज प्रोटोन की और अल्फा पार्टिकल की कैलकुलेट करूं, तो इसकी रेशियो कितनी होगी? 2:1, 1:4, 1:1 या फिर 1:2? बता सकते हो? चलो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ए कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। आ जाओ एक बारी देख भी लें कैसे हम करेंगे। ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये गलती से हम मिसप्रिंट से सी लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले ये जानना है कि स्पेसिफिक चार्ज होता क्या है। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब चार्ज अपॉन मास। अब मास नंबर क्या है? प्रोटॉन का 1, और इस पे चार्ज क्या है दोस्तों? +1। ठीक है, तो आप अगर स्पेसिफिक चार्ज निकालोगे तो चार्ज कितना? 1 लिखोगे, द्रव्यमान 1 लिखोगे, तो टोटल कितना आ गया यहाँ? 1। अल्फा पार्टिकल्स की बात करूं तो हीलियम 42 आपका अल्फा पार्टिकल है। इधर मास नंबर कितने? 4, द्रव्यमान संख्या से निकालेंगे, चार्ज इस पे 2 होता है, तो अब ये हो गया, ठीक है, 2। तो 1। अब आपने क्या करना है? रेशियो। ठीक है, सॉरी, चार्ज अपॉन मास है, तो दोस्तों चार्ज 2 है, मास 1 है, तो ये आ जाएगा 1/2, हाफ। तो अब आपने क्या करना है? रेशियो निकालना है, किसकी? आपके प्रोटॉन वर्सेस अल्फा पार्टिकल की। तो जब आप इसको ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई करोगे तो 2:1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीटीजीटी ने अपने पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा है मेरे दोस्तों, और मेरे को ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आने लायक है, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड का अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दो, जो कि आपको दिख भी रहा है। ठीक है, बता दो गाइस। एस्केप वेलोसिटी एक मंकी की पृथ्वी की सरफेस पर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। हाथी की कितनी होगी? ठीक है, हर एक की एस्केप वेलोसिटी सेम ही होती है, तो 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इक्वल ही होगी दोस्तों, समझो। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है समझो। ये क्वेश्चन भी आपके अभी जो बीपीएससी का पेपर हुआ था ना प्रीवियस ईयर, उसके अंदर पूछा गया है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सुनो, एस्केप वेलोसिटी मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कोई चीज को पृथ्वी से बाहर निकलना है तो हमें गुरुत्वाकर्षण बल को फान के निकलना पड़ेगा। ठीक है, आपको ग्रेविटेशन फोर्स होता है गुरुत्वाकर्षण बल, आप उस गुरुत्वाकर्षण बल को जब क्रॉस करोगे तभी बाहर निकल पाओगे ना। तो हर एक चीज को निकलने के लिए मिनिमम मेरे दोस्तों 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जाना पड़ता है। आप स्लो हो जाओगे, पृथ्वी आपको वापस अपनी तरफ खींच लेगी, आप कभी भी क्रॉस करके अंतरिक्ष में नहीं जा पाओगे। आपके लिए, मेरे लिए, हाथी के लिए, चींटी के लिए, सभी के लिए ये सेम है, क्योंकि ये मास पे डिपेंड ही नहीं करती। ये एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला 2 × GM/r। मास द्रव्यमान पृथ्वी का, रेडियस पृथ्वी का, जी गुरुत्वाकर्षणीय कांस्टेंट है। तो इस ये एम पे तो डिपेंड करती नहीं है, बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती। तो चाहे हाथी हो, चाहे चूहा हो, चाहे छोटी सी कीड़ी हो, अगर कोई पृथ्वी से निकलकर अंतरिक्ष में जाना चाहता है तो इसको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से मूव करना पड़ेगा। एस्केप वेलोसिटी को क्रॉस करना ही करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग वीडियो के नीचे होमवर्क में दोगे। ठीक है, अब हम लोग जो क्लास के अंदर जुड़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज आपका टेस्ट हो गया, रिवीजन होगी, इसलिए ताकि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। जो बीपीएससी पेपर है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सभी से रिक्वेस्ट है, अगर मैं यूट्यूब के ऊपर आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, तो एक चीज याद रखना, पेड कोर्स के अंदर मेरी जो मेहनत है वो डबल होती है। डबल क्या, ट्रिपल होती है, ये सच बात है। जितने लोग जुड़े हैं पेड कोर्स के, यूट्यूब पे सेशन देखने हैं, उनसे पूछ लो चाहे। तो मेरी मेहनत वहां डबल से ट्रिपल होती है, क्योंकि वहां कॉन्सेप्ट को डीप में सिखाया जाता है। और टीजीटी पीजीटी के जो एग्जाम्स होते हैं दोस्तों, वो सिर्फ यूट्यूब की क्लासेस से निकल जाए ऐसा बहुत रेयर है। अगर आप अपनी तैयारी को बहुत जोरदार रखो और यूट्यूब की क्लासेस देखो, पेपर क्वालिफाई कर लो, बहुत अच्छी बात है। अब हर टीचर, देखो मैं तो जान लगाती हूँ,
ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह जान लगे। सिंपल सी बात। और मैं खुद आपको कह रही हूँ, आपको फ़ायदा हमेशा पेड कोर्स लेके होता है। ये अच्छे लेवल के पेपर होते हैं, हायर लेवल के पेपर होते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सक्सेसफुल हो, आप लोगों की जॉब लगे। कोर्स सस्ता दिलवा सकती हूँ, ये मेरे हाथ में है। जिसको ऐसा लगता है कि मैम हम नहीं पे कर सकते, हमारे लिए कोर्स सस्ता दिलवा दो, मैं आपके लिए कर दूँगी। मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना कि मैम हम सस्ता लेना चाहते हैं, ठीक है? तो वैसे भी मैंने आप लोगों के लिए एक डिस्काउंट करवा ही दिया है रितिका कूपन कोड लगाकर, ठीक है? तो RITIKA लगाओ, आपको वैसे ही सस्ता मिलेगा। लेकिन कोर्स से पढ़ो मेरे दोस्तों, कॉन्सेप्ट्स को सीखो, क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करने हैं। मैं अपना 100% यहाँ पे भी लगाती हूँ, डोंट वरी। जो स्टूडेंट्स नहीं ले सकते कोर्स, जो मेरे फ्री के स्टूडेंट्स हैं, किसी की पढ़ाई ना रुके, उसके लिए यहाँ पे भी हमारी तरफ से जान लगाई जाती है यार, ठीक है? लेकिन फ़र्क पड़ता है। तो आप लोग अगर अपने आगे के पेपरों में जान लगाना चाहते हो, यहाँ पे तो मैं जुड़ी आपके साथ लास्ट के 1 महीने में, और शायद मैंने 1 महीने के अंदर अपना इतना दे दिया है, आपको इतना पढ़ा दिया है कि पूछो मत। ठीक है? इस 1 महीने के अंदर मैं सोई नहीं हूँ, ठीक है? मेरे को टेक्स्ट बुक पे आए अभी लगभग मेरे ख्याल 1 महीना हुआ है पूरा। तो 1 मंथ के अंदर मैंने अपनी पूरी जान लगा दी आपको। 2 नवंबर को मेरी क्लासेस शुरू हुई थी, आज 2 दिसंबर है, और आप खुद देखो अपनी प्रोग्रेस और सोच के देखो कि मैंने आपको कितना कुछ करा दिया, ठीक है? 1 महीने के अंदर। समझ गए? तो प्लीज़ यार, आगे के लिए अभी जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे के लिए अपने करियर के साथ खिलवाड़ नहीं करना हम लोगों ने। आपको मैं नहीं कहती कि आप टेक्स्ट बुक का कोर्स खरीदो, कहीं का भी खरीदो। आपको जहाँ अच्छा लग रहा है वहाँ का खरीदो। जो टीचर आपका फेवरेट लग रहा है आप वहाँ का खरीदो, लेकिन कोर्स से पढ़ो, क्योंकि सिस्टमैटिक तरीके से कोर्स के अंदर चीज़ों को बनाया जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सिखाया जाता है, कंटेंट को अच्छे से बनाया जाता है। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, मैं आपके साथ हर जगह हूँ, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, समझ गए मेरी बात? आगे जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हमारे होंगे, मेरा एक सपना है कि मैं अपने हर स्टूडेंट को सिलेक्टेड देखना चाहती हूँ। ऐसा होना चाहिए कि इंडिया में जितने भी स्टूडेंट मुझसे पढ़े हैं, सारे एक-एक सरकारी स्कूल में लगे हों। कल को कहीं कोई मिल जाए बाई चांस, तो बोले कि रितिका मैम हम आपको जानते हैं, हम आपके साथ यूट्यूब पे पढ़े हैं, आपने इतना अच्छा पढ़ाया कि मैं आज इस सरकारी स्कूल में टीचर हूँ। दोस्तों ये मेरा ड्रीम है। और ये सच बात है। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, मैं सबको एक मैसेज करती हूँ। वो क्या? कि यार प्लीज़ यार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है? जब मुझे भूल मत जाना। अब आप लोगों का पेपर हो जाएगा, आप भूल जाओगे, आप लाइव नहीं आओगे, है ना? तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि यार मुझे भूलना मत, ठीक है? ऐसे मेरे को ऐसे बुरा लगता है अगर मुझे कोई भूल जाए ना, तो मुझे होता है सेशंस में आते रहना, हाय हेलो करते रहना, ठीक है? मिलते रहना, और जिस दिन पेपर क्वालीफाई हो, मुझे मैसेज कर जैसे मर्ज़ी ज़रूर इन्फॉर्म करना कि मैम हमने पेपर निकाल लिया। हम सरकारी टीचर बन गए। ये मेरा ड्रीम है दोस्तों, और मेरे को जो खुशी होगी ना, मैं आपको दिल से बयान करके बताती हूँ, भगवान की कसम खा के, ठीक है? तो मैं भोलेनाथ को मानती हूँ, उनकी कसम खा के मैं बोलती हूँ, मुझे बहुत खुशी होगी जिस दिन मुझे पता चलेगा कि ये मेरा स्टूडेंट था, इसने मेरे से पढ़ा, मेरे से तैयारी की, आज ये सरकारी स्कूल में टीचर है। दिल से बोल रही हूँ, मज़ा आ जाएगा। ये मेरा एक ड्रीम है, जो आप ही पूरा करोगे यार। मुझे रिज़ल्ट चाहिए, बस। मुझे आपसे रिज़ल्ट चाहिए। यार पास होके मुझे बताओ कि मैम कर लिया। मैं इसी के लिए एफर्ट्स करती हूँ यार, दिन-रात कौन जागता है? सिर्फ़ इसके लिए एफर्ट करती हूँ कि आप पास होके मुझे रिज़ल्ट दे दो। मुझे एक मैसेज और कॉल कर देना। जैसे भी मेरे तक आप मैसेज पहुँचा सकते हो, पहुँचा देना। चाहे टेक्स्ट बुक से पहुँचा, जैसे भी पहुँचाना है कि मैम हमारी होगी सिलेक्शन, हम पास हो गए, बस और कुछ नहीं चाहिए। नहीं तो मैं आपको यूट्यूब पे तो मिलती रहूँगी ना, यूट्यूब पे मैं यहीं पे मिलूँगी आपको। यूट्यूब सेशंस में आके लिख देना मैसेज कि मैम मेरा सिलेक्शन हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स आके लिखते हैं, मैम मेरा एचटेट का पेपर निकल गया। मैं आपके साथ पढ़ा था, मेरा ये सीटेट का पेपर निकल गया। मेरे पिछले बिहार शिक्षा भर्ती के पेपर से बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वालीफाई हुए हैं। जब वो यूट्यूब पे सेशन में आके लिखते हैं ना ये, यार मतलब मैं आपको क्या बताऊँ मेरे दोस्तों, ऐसी फीलिंग हो जाती है कि आँसू आने वाली हालत हो जाती है कि यार मज़ा आ गया यार, कर दिया इन्होंने मेरा नाम रोशन। बस एक छोटी-सी चीज़ मुझे आपसे चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। दिल से कह रही हूँ, उसके अलावा मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। पास होके सरकारी टीचर बनो, ठीक है? दुआओं में याद रखना हमेशा, ठीक है? और आपकी फैमिली भी खुश हो, आपके बच्चे भी खुश हो कि हमारे पेरेंट्स जो हैं अच्छी जॉब पे लग गए हैं, परिवार वाले खुश हो, हमारे बच्चे सक्सेसफुल हो गए हैं, और क्या चाहिए यार? ठीक है, पल्लवी जोशी कह रही मैं प्रॉमिस करती हूँ, ठीक है? आपको भूलूँगी नहीं, और टीचर बन के आपको ज़रूर बताऊँगी, बस बता देना यार। मेहनत करते रहो, कोशिश करते रहो। एक मैसेज चाहे यहाँ पे आके कर देना, वीडियो के नीचे कमेंट में कर देना, यूट्यूब के सेशन में आके कर देना कि मैम मैंने ये वाला पेपर क्वालीफाई कर लिया, हमने इकट्ठे पढ़ा था, आपने जो हमारे लिए मेहनत की वो रंग ला गई, और मैं सरकारी स्कूल में टीचर हूँ दोस्तों, बस। मैं आपको मिलने आ जाऊँगी, आप मुझे बता देना कि मैम मैं ये वाले सरकारी स्कूल में टीचर लग गया हूँ या लग गई हूँ। मैं सच में आपको कह रही हूँ, मैं आपको मिलने भी आ जाऊँगी कि यार मैं मिल के आती हूँ। मेरे स्टूडेंट्स मैं देखूँ तो सही कि कैसे टीचर बने हैं यार।
ठीक है, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स कैसे टीचर बने, कैसे पढ़ा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, कैसे मेहनत कर रहे हैं उनके लिए, कैसे सक्सेसफुल बना रहे हैं उन्हें। बस यार मजा आ जाए, मैं सच में आपको मिलने आऊंगी। जिस स्कूल में आप सरकारी टीचर लगे ना, वादा रह गया मेरा आज। ठीक है, रिकॉर्ड कर लो मेरी ये वाली बात, चाहे अपने फोन में। मैं आपसे मिलने आऊंगा, मुझे बता देना कि मैम मैं फलानी जगह पे फलाने स्कूल में टीचर लग गया हूँ। ठीक है, करोगे? सब बोल रहे हैं मैम ब्लेसिंग ब्लेसिंग, यार मेरी हमेशा से आपके साथ है। विकास कह रहे कि मैम नहीं भूलेंगे, आपकी पिक और नेम दिल में लिखा गया है, नहीं भूलेंगे। विकास जी क्या बात कर दी है, तो आपने माँ कसम पिक्चर के डायलॉग खेल। ठीक है, शांति कह रही मैं एक प्राइमरी टीचर हूँ। शांति, वेरी गुड। ठीक है, तो मिलना है अपने को। मैं आपको बताऊंगी कि जगह, भाई इस जगह पे मैं आ रही हूँ, आ जाओ मेरे सारे स्टूडेंट्स, जहां जहां आ पाओगे आ जाना। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक टीचर बना देखना चाहती हूँ, सक्सेसफुल देखना चाहती हूँ। ठीक है, मेरा सपना है कि मैं आप लोगों के साथ एक फोटो खिंचाऊं कि ये मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि सरकारी स्कूल में टीचर लग गए हैं, और वो एक फोटो मैं हर जगह पोस्ट करूं कि यार ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने नाम रोशन किया, भैया टीचर लगे। बात करके देखो अब फालतू की, समझ गए? चलिए गाइस, अब अपन लोग चलते हैं यार। ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट, टेंशन नहीं लेनी, अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना है, साथ जुड़ते रहना है। हम लोग मिलेंगे अब जल्दी। अब हम जितने भी हमारे बीएसपी के क्वेश्चन हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग बस जुड़ते रहो, प्यार देते रहो, और फिर देखो तैयारी जीत की हम कैसे करते हैं। ठीक है, पैनिक नहीं होना है। ठीक है, अपनी रिवीजन के ऊपर जोर दे दो। बाय, टेक केयर।